नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिन, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। पीएम मोदी आज भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भी जानेंगे हालचाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साबित करें नीट का पेपर बड़े पैमाने पर हुआ लीक, तभी होगी दोबारा परीक्षा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर राहुल गांधी पर किया हमला। संजय राउत की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेंगे 280 सीटें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लड़ेगी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने किया ऐलान। कांग्रेस सपा की अदला बदली वाली डील, यूपी समेत 2 राज्यों में भी भाजपा की नींद उड़ाएगी 2 लड़कों की जोड़ी। यूपी के सीएम योगी को चुभी बीजेपी की हार, इंडिया गठबंधन से निपटने का प्लान तैयार, अब सुपर 30 देंगे कैंपेन को धार। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, का घर से बाहर ना निकले। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार की अहमियत को लेकर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंबे समय से काम करने वाले कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। भाजपा के मुख्यालय में शाम को प्रधानमंत्री कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से हालचाल जानेंगे और कार्यालय की रोजमर्रा की गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। ध्यान देने की बात है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया था। प्रधानमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लगातार तीसरी बार जीत के लिए उनके प्रयासों की सराहना की थी, लेकिन इस दौरान मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से अलग से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसमें कार्यरत क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट भी शामिल होंगे। चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पहली मुलाकात होगी। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय में लंबा समय गुजार चुके हैं। तीसरी बार सरकार बनने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से भी मुलाकात की थी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सीजीआई की बेंच सुनवाई कर रही। सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ के बेंच 40 से ज्यादा याचिकाओं पर दलीलें सुन रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर 1,08,000 छात्रों को दाखिला मिलता है तो बाकी 22 लाख छात्रों को दाखिला नहीं मिलता। ऐसे में इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकता है। अदालत में 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही हैं। इस मामले पर दायर ज्यादातर याचिकाओं पर सुनवाई पहले ही, लेकिन आज 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में उनके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की गई है। बता दें कि नीट एग्जाम 5 मई को आयोजित हुआ था। 67 टॉपर्स सामने आने के बाद से ही ये परीक्षा विवादों में है। कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसको नए सिरे से आयोजित करवाया जाए। वहीं परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की जाए। नीट परीक्षा दोबारा आयोजित होगी या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। बीजेपी ने आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि आज देश के एक अंग्रेजी अखबार में एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने लेख लिखा है। लेख में उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान वैश्विक गतिविधियों और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है, जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है कि 1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर
हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया है और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में बोलते हुए कांग्रेस नेता राशिद अवीर ने कहा है कि हरियाणा में चुनाव आ रहा है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उनको असम के विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर पॉपुलेशन देश के अंदर बढ़ रही है तो भारत सरकार को चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनाए। क्यों नहीं कानून बनाती है? और आसाम के मुख्यमंत्री का तो यही काम हो गया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ बोलते हैं, उनके खिलाफ रोज़ भाषण देते हैं। उन्हें न आसाम के विकास से कोई ताल्लुक़ है, न वहाँ की समस्याओं से कोई वास्ता है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आसाम का मुसलमान इस देश का नागरिक है कि नहीं है? और अगर इस देश का नागरिक है तो आपको क्या हक पहुँचता है कि आप इस तरीके के सवाल उठाएं? इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर के अधिकार हैं। हरियाणा के अंदर चुनाव आ रहा है। अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि 10% वो देंगे, बाकी 90% का क्या होगा? उसमें से कुछ तो आर्मी में चले जाएंगे, बाकी क्या करेंगे? चौकीदारी करेंगे, क्या करेंगे? और ये सवाल हरियाणा का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है और भारत सरकार का है। इस पे विचार होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। इससे नौजवानों के अंदर बहुत हताशा है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने लेख लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाता है, उससे उन पर हिंसा बढ़ सकती है। 2013 में पटना में हुआ हमला और पंजाब में रूट बदल दिया गया। राहुल गांधी भी कई बार गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए निशाना न बनाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए, ये उचित नहीं है। आज एक बड़े सम्मानीय समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह ने एक लेख लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है, उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है। और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। लगभग 6 लोग मारे गए थे, दर्जनों घायल हुए। लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई चल रही है। पंजाब में वो गए थे तो उनका रूट बदला गया था, आपको याद होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति खेमे में कहमा कहमी है। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी की आज एक अहम बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने भी कल एक बैठक की थी और पार्टी नेताओं से कहा था कि वो आगामी चुनाव के लिए तैयार रहें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बैठक करने जा रही हैं। भाजपा की कोर कमेटी की आज शाम एक बड़ी बैठक होगी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने नेताओं के साथ बैठकर विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। विधान परिषद चुनाव में वोटों का बंटवारा होने के बाद कांग्रेस कल बैठक करेगी। अजीत पवार ने भी आज पुणे में एनसीपी पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की। पिंपरी चिंचवड़ में
अजीत पवार के साथ पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई। 21 जुलाई को अजीत पवार पिंपरी चिंचवड़ में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक की जिम्मेदारी पूर्व विधायक विलास लांडे को है। इस बैठक में कुछ और फैसले लिए जाने की संभावना है। शरद पवार 20 जुलाई को पिंपरी चिंचवड़ में बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद अजीत पवार बैठक करेंगे। इसीलिए पिंपरी चिंचवड़ की राजनीति में एक अब चचा बनाम भतीजे की लड़ाई देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट के कई नेताओं ने एनसीपी का साथ छोड़ दिया। इसे लेकर भी एनसीपी अध्यक्ष कोई फैसला ले सकते हैं। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने कथित तौर पर अवैध बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मनोरमा खेड़कर की गिरफ्तारी हाल ही में ऑनलाइन सामने आए एक वायरल वीडियो से हुई, जिसमें उन्हें पुणे जिले के मुलशी गांव में जमीन विवाद को लेकर स्थानीय किसानों से भिड़ते हुए पिस्तौल लहराते हुए देखा गया है। उन्हें हमने सुबह में महाड़ से डिटेन किया है। शी इज ऑन हर वे और अब उनसे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। किन हालातों में, क्योंकि काफी दिन से आप लोग ढूंढ रहे थे, किन हालातों में मिली है? वहाँ पे एक होटल में वो पाई गई है और हमने उनको इंक्वायरी के लिए हमारे साथ हमारी टीम उनको लेकर आ रही है। अभी डिटेन ही है? जी जी सर, किस तरह की आगे की क्या प्रोसीजर होंगे उनको पुलिस स्टेशन? जो भी है, जो भी लीगल एक्शन होगी उनके ऊपर। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर मौसम ने पलटी मार दी है। मुंबई के कुछ हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यहां भारी और बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते भी बारिश ने मुंबई समेत कई शहरों में आफत पैदा कर दी थी। भारी बारिश की वजह से यहाँ लोकल ट्रेनों का परिचालन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। साथ ही सड़कों पर पानी भरने की वजह से स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक राज्य में ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई को तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि 19 जुलाई को भी मुंबई में भारी बारिश की उम्मीद है और तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रहेगा। 20 जुलाई को मध्यम बारिश होगी और तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में अभी तक जुलाई में मात्र 915 मिमी बारिश हुई, जो 1000 मिमी के आंकड़े में सिर्फ 85 मिमी कम है। इस बीच मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक मुंबई शहर और उपनगरों में सुबह से ही मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण मुंबई के कुछ निचले इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। देखा जा रहा है कि सड़क पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि आज मुंबई में तेज बारिश को देखते हुए शासन ने नागरिकों से उचित सावधानी बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमने 31 सीटें जीती हैं, 4 सीट हम बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी 280 सीटें जीतने जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 14 सीटें जीती, जिनमें से 8 विधायक ठाकरे की शिवसेना के साथ हैं और 6 विधायक शिंदे की शिवसेना के साथ हैं। ठाकरे उन सीटों पर जोर दे सकते हैं जहां एक से अधिक उम्मीदवार इच्छुक हैं और जहां हाल के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे के उम्मीदवार को बड़ी बढ़त मिली है। नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए ठाकरे समूह सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। 19 के चुनाव में कांग्रेस के 4 विधायक जीते, जबकि एनसीपी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। 24 के लोकसभा चुनाव में ठाकरे ने अपनी 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की है। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक सफलता हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे मुंबई पर विशेष ध्यान देंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने जहां तैयारियां शुरू कर दी, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी सियासी दंगल में दाखिल हो गई है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और प्रदेश प्रभारी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। यहां पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और 1 भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है।
अरविंद केजरीवाल का मॉडल, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर बातचीत भी हो गई है। इस संसद सत्र के दौरान दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता इस पर अंतिम मुहर भी लगा देंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सपा के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन कर सकती है। इसके तहत सपा के लिए दोनों राज्यों में कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी। इतना ही नहीं, सपा और कांग्रेस के बीच यूपी विधानसभा चुनाव में भी बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस और सपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह बातचीत के बाद ही तय होगा। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 9 सीटें विधायकों की लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से खाली हुई हैं। उनमें से 5 सीटों पर सपा, 3 पर भाजपा और एक पर भाजपा की सहयोगी आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। यूपी की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर मीरापुर, फूलपुर, मजबा और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी में 9 विधायक सांसद बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई, जिसकी वजह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सपा कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा। वहीं इंडिया गठबंधन ने राज्य की 80 में से 43 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में अगर यूपी चुनाव में भी कांग्रेस के साथ सपा लड़ती है तो ये भाजपा के लिए टेंशन की बात साबित हो सकती है। यूपी में बीजेपी के अंदर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते चुनाव में हार के बाद से ही कई बड़े नेता अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वहीं सियासी मुलाकातों ने भी बीते दिनों से जारी अटकलों को और हवा दे दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और उनके सहयोगियों को एक बेहतरीन ऑफर देकर सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर लिखा कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, यानी कि भाजपा या सरकार में से 100 विधायक सपा के साथ लाओ और फिर राज्य में सपा की सरकार बनाओ। अखिलेश यादव का ये बयान जिस वक्त में आया वो काफ़ी खास है। हालांकि अभी टूट की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इससे पहले सपा प्रमुख ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद इसके कई मायने निकाले जा रहे थे। सूत्रों की माने तो जल्द राज्य के संगठन में बदलाव हो सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने सभी होटलों, दुकानदारों और ठेले वालों को मालिक का नाम सार्वजनिक रूप से लिखने का निर्देश दिया है। इसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अब इस पर जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी पुलिस के इस फैसले की तुलना नाजियों से की है। जावेद अख्तर ने एक्स पर लिखा है कि मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिया है कि आने वाले दिनों में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, होटलों और यहां तक कि गाड़ियों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से लिखा जाए। ऐसा क्यों? उन्होंने लिखा कि नाजी जर्मनी में सिर्फ विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया है। पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटलों, दुकानों और ठेले वालों से अपनी दुकान के आगे नाम लिखने को कहा है। पुलिस ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों के बीच किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो और
भविष्य में कोई आरोप न लगे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। अखिलेश यादव ने भी यूपी पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उनके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन की मंशा की जांच कराकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो कि सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। यूपी में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुरी तरह चुभ रही है। उन्होंने इस 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सामने जीत हासिल करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत एक अहम टास्क उनकी सुपर 30 यानी 30 मंत्रियों को सौंपा गया है। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई होने के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 30 मंत्रियों के साथ अहम मीटिंग ली है। बैठक के चलते लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मची हुई है। सूत्रों ने बताया कि उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम ने ये मंत्रणा की है। मंत्रियों की मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे, जबकि बाद में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने न सिर्फ मीडिया से बात की बल्कि बैठक का एजेंडा भी बताया। 10 विधानसभा चुनाव के लिए 13 कैबिनेट मंत्री चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि 20 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ अटैच किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में साफ साफ कहा गया है कि ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी ही चुने, सिफारिश वाले प्रत्याशियों को भी टिकट न दिया जाए। मीटिंग में विपक्षी दलों के संभावित उम्मीदवारों के नाम का भी जिक्र हुआ और क्षेत्रों में विकास के लटके कामों का ब्यौरा देकर सही करने पर बात हुई। संगठन और सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए सीएम ने मंत्रियों को क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में बैठक में जिम्मेदारी पाने वाले 30 मंत्री थे। ये भी पता चला है कि हार के बाद जारी सियासी उठापटक के बीच सीएम योगी ने उपचुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। ऐसे में वो एक्शन में है। जिन 10 सीटों पर 20 उपचुनाव में है, उनमें से 5 सीटें सपा की हैं, 5 एनडीए विधायकों के साथ सांसद बनने से खाली हुई हैं। इनमें भाजपा की 3 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों को जीतने की प्लानिंग की है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल सीट पर एनडीए मुस्लिम को भी उतार सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी दलों की बैठक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हुई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। राज्य में लगातार हिंसा की घटना को लेकर चर्चा हुई। वहीं नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोलते हुए सीपीआई के राज्य सचिव ने कहा है कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिहार में भय और आतंक का माहौल है, सुशासन का नारा तार तार हो चुका है। अफसोस, एक एक कण में बलात्कार, अपराध हर सेकंड हर मिनट पर हो रहा है। इसलिए राजधानी भी नहीं है और बिहार का हर गांव का एक कोना और हिस्सा भी है। हम जब बिहार की बात करते हैं और बिहार सुरक्षित होगा तो हर व्यक्ति सुरक्षित होगा, बिहार असुरक्षित होगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के पिता की 70 वर्षीय पिता की हत्या होती है। यह अपने आप में सिंबल क्या है, पहचान क्या है? फेल्योर ऑफ द गवर्नेंस है और फेल्योर ऑफ द गवर्नेंस किसी भी बहस से नहीं, उपलब्धि से। अवधि नीति बहुत हो चुकी है, अब उपलब्धि की चर्चा किया करो। अवधि गिनने से कुछ नहीं होता, समय गिनने से कुछ नहीं होता। यदि राहत बिहार की इंसान को नहीं मिला तो। बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर मचे बवाल की वजह से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद है। देश के अधिकतर हिस्से में तनाव का माहौल है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों और भारतीय छात्रों को यात्रा से बचने और अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि किसी भी इमरजेंसी में अगर किसी भारतीय को किसी सहायता की जरूरत है तो फॉरेन एम्बेसी से संपर्क करें। इसके लिए कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं। ये नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। इस बवाल में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये विरोध आरक्षण खत्म करने के लिए हो रहा है। छात्र 1971 के युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो एक हफ्ते पहले बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन पीएम शेख हसीना ने इसे लागू नहीं होने दिया। इसको लेकर ही छात्र हंगामा कर रहे हैं। वहीं हसीना का कहना है कि ये फैसला उनके हाथों में है। बांग्लादेश में 30% नौकरियों में वॉर हीरो के बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है, क्योंकि छात्र मेरिट के आधार पर नौकरियों की मांग कर रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।